मैं डॉक्टर सतीश दुबे गोरखपुर सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की पहला पार्ट, चूँकि अभी बुक सामने नहीं आ पाई है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बुक के रूप में है कि पार्ट के रूप में है, अभी क्लियर तो नहीं है। मार्केट में बुक अभी नहीं है, गोरखपुर में विशेष करके। तो जो भी हो, लेकिन एक पार्ट उसका समाप्त हुआ है, हो सकता है एक बुक भी हो। अब दूसरा पार्ट या दूसरी बुक उसकी शुरू कर रहा हूँ। हमारा ये वीडियो आप तक समय से पहुँचे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव दें, कोई टॉपिक छूटता है तो हमें बताएं। तो आज मैं शुरू करूंगा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी। लिबर्टी लैटिन के लीबर से आया है, LIBER, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव अर्थात स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि बंधन न हो, बंधनों का अभाव हो। परंतु ये बात ठीक नहीं है, ये परिभाषा भी ठीक नहीं होगी कि बंधनों का एकदम अभाव हो जाए। आज हमारे समाज में स्वतंत्रता को बड़े ही दूसरे रूप में लिया जा रहा है। जगह जगह चर्चा होती है कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं। तो क्या हम तो स्वतंत्र हैं? तो क्या स्वतंत्रता यही है कि हमारे पास किसी तरह का बंधन ना हो, हम चाहे जो करें, चाहे हमारी मर्जी जो आए करें? ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। 1789 के मानव अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया, 1789 के मानव अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे की स्वतंत्रता पर आघात न पहुंचे। 1789 के 1779 के मानव अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया कि स्वतंत्रता वह सब कुछ करने की शक्ति का नाम है जिससे दूसरे को आघात न पहुंचे, जिससे दूसरे को आघात न पहुंचे। सीले का मानना है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, अतिशासन की विरोधी है। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि हमारी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता प्रभावित न हो, जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता नुकसान न हो। अब स्वतंत्रता पे दो बातें हो गई कि व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर भी मिलना चाहिए और उसके ऊपर एक नियंत्रण भी होना चाहिए कि वह दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान न पहुंचाए। तो दोनों बातों से यह स्पष्ट हुआ कि स्वतंत्रता पे पहली शर्त है कि व्यक्ति के ऊपर न्यूनतम प्रतिबंध हो, कम से कम प्रतिबंध हो। राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा सिर्फ वही प्रतिबंध हो जब वह दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रहा हो या उसे बाधा पहुंचा रहा हो। जब तक वह दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान न पहुंचाए, बाधा न पहुंचाए, तब तक उसकी स्वतंत्रता को किसी भी तरह से कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, कोई रोका न जाए। दूसरा कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर मिले, पूरी सुविधा मिले कि उस किसी भी तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। तो स्वतंत्रता दो चीजों का मिक्सचर है, मिश्रण है। पहला न्यूनतम प्रतिबंध और दूसरा व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर। अर्थात स्वतंत्रता मानव जीवन की वे परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता मानव के वे स्वरूप हैं जिसके अनुसार उस पर कम से कम प्रतिबंध हो, न्यूनतम प्रतिबंध हो और उसे अपने व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर मिले। इसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। तो फिर एक बार दोहरा दूं कि स्वतंत्रता वह अवस्था है, स्वतंत्रता व्यक्ति की वो स्थिति है जिसपे उसके ऊपर कम से कम प्रतिबंध हो, न्यूनतम प्रतिबंध हो और अपने व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर मिले, ठीक से अवसर मिले। ये स्वतंत्रता है। अब स्वतंत्रता के दो दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं, दो व्यू आते हैं। पहला नकारात्मक स्वतंत्रता का,
नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता एक व्यू लेके आता है और दूसरा सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं जे.एस. मिल। जे.एस. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। जे.एस. मिल की पुस्तक है ऑन लिबर्टी। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी। हिंदी अंग्रेजी कैसे भी लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिखें अंग्रेजी में लिखें, ऑन लिबर्टी तो किसी भी तरह से लिखा जा सकता है। जे.एस. मिल का मानना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य न्यूनतम कम से कम हस्तक्षेप करे। उन्होंने स्वतंत्रता को दो रूप दिया है व्यक्ति को। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण की स्वतंत्रता। जे.एस. मिल का मानना है कि हर व्यक्ति को बोलने की आजादी, विचार रखने की आजादी, भाषण देने की आजादी मिलना चाहिए, चाहे वो पागल हो, सनकी हो, जैसा भी हो सकता है आज जो पागल हो वो एक आगे चल के बहुत बड़ा महान व्यक्ति निकल जाए, बहुत बड़ा अन्वेषक, विचारक, विद्वान निकल जाए, जैसा कि सुकरात के समय हुआ। सुकरात जब अपने समय में बोल रहे थे तो उनके ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए और अंत में उनको जहर का प्याला पीना पड़ा। तत्कालीन शासन व्यवस्था ने माना कि वो व्यवस्था के विरुद्ध हैं, लोगों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, जबकि बाद में पूरी दुनिया ने माना कि सुकरात एक महान व्यक्ति थे। तो इससे मिल का मानना है, जे.एस. मिल का मानना है कि जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। दूसरी है कार्य स्वतंत्रता, दूसरी है कार्य की स्वतंत्रता। अब कार्य की स्वतंत्रता में दो तरह की बातें हैं, स्वविषयक और परविषयक। स्वविषयक और परविषयक। स्वविषयक का अर्थ है जो स्वयं से संबंधित हो। तो मिल का मानना है कि जो कार्य व्यक्ति के स्वयं से संबंधित हो, स्वयं से संबंधित हो, उसमें उसे पूरी आजादी मिलनी चाहिए। खुद का उसका अपना रहन सहन, अपना जीवन, जब तक वह दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह से राज्य या समाज को कोई नियंत्रण नहीं लगाना चाहिए। यहां तक जे.एस. मिल का मानना है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कमरे में बंद करके शराब पी रहा है तो पीने दीजिए, क्योंकि वो स्वयं से संबंधित है। परविषयक का मतलब हुआ कि जो काम दूसरे से संबंधित हो, दूसरे से जुड़ा हो, वहां रोकना चाहिए, राज्य को उसमें रोक लगानी चाहिए व्यक्ति के उस कार्य में। जो दूसरे से जुड़ा हुआ हो, दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा हो, दूसरे को प्रतिबंधित कर रहा हो, उसे रोकना चाहिए। इसके आलोचक कहते हैं कि यह ठीक नहीं है। खैर, यह है स्वतंत्रता का नकारात्मक सिद्धांत कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में कम से कम न्यूनतम हस्तक्षेप करना चाहिए। स्वतंत्रता का नकारात्मक दृष्टिकोण। अब आता है स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण। स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण कहता है, नकारात्मक दृष्टिकोण हो गया, अब सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं मुख्य रूप से बोसांग के, ग्रीन, मैं ग्रीन की चर्चा करूंगा, टी.एच. ग्रीन साहब के। ग्रीन का मानना है कि कोई भी ऐसा काम व्यक्ति का नहीं है जो सिर्फ स्वविषयक हो, उसका प्रत्येक कार्य परविषयक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कमरा बंद करके शराब पी रहा है, तो व्यक्ति अकेला तो है नहीं, उसका परिवार है, समाज है, उसके अपने कार्य हैं, उसका अपना देश है, उसके कार्य दूसरे से जुड़े हैं। कैसे उसको ऐसे छोड़ दिया जाए मद्यपान करने के लिए? क्योंकि उसका अगर जीवन नुकसान होगा, खराब होगा, प्रभावित होगा, तो इससे उसका असर उसके परिवार और समाज पे और देश पे पड़ेगा। तो ग्रीन का मानना है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य जितना ही ज्यादा हस्तक्षेप करेगा और हस्तक्षेप करके कानून बना करके उनके जीवन में सुधार लाएगा, उतनी उसकी स्वतंत्रता बढ़ेगी। ग्रीन कांट और अरस्तू से प्रभावित है,
जिनका मानना है कि राज्य का कार्य व्यक्ति का सिर्फ भौतिक विकास नहीं बल्कि नैतिक विकास में भी हर तरह का सहयोग करना है। व्यक्ति का नैतिक उन्नति पे जोर देते हैं टीएच ग्रीन। और टीएच ग्रीन का मानना है कि राज्य को व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। राज्य कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि व्यक्ति को उसमें डाला कपड़े की तरह, ऊपर से बढ़िया सर्फ डाला और निकाल लिया। ड्राई क्लीनर्स नहीं है राज्य कि उसमें व्यक्ति को डाला और एकदम नीट एंड क्लीन निकाल लिया। राज्य को कोई काम करना ही नहीं चाहिए, ग्रीन का मानना है। सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करना चाहिए। राज्य व्यक्ति की बाधाओं की बाधा बन जाए, व्यक्ति की बाधाओं की बाधा बन जाए, और उसके लिए उसे तरह तरह के नियम कानून बनाने पड़ेंगे, बनाना चाहिए, जिससे उसका नैतिक कल्याण हो, भौतिक कल्याण हो। ये राज्य का परम दायित्व है, परम कर्तव्य है। ग्रीन ने 2-3 उदाहरण दिया है। पहला यह कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी है और उसको कॉलेज आने की कोई नियम ना हो, पढ़ने का कोई नियम ना हो, विभिन्न खेलकूद इत्यादि उसके शारीरिक विकास कार्यक्रमों में भाग लेने का कोई नियम ना हो, जब मन में आए, जब मन में जाए, जब मन में परीक्षा दे, जब मन में अन्य क्रियाओं में भाग ले, तो क्या उससे उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा? उसे खुला छोड़ दिया जाए तो क्या उसका व्यक्तित्व बढ़ेगा? तो ग्रीन का मानना है नहीं, उससे उसके व्यक्तित्व का विनाश होगा, नुकसान होगा। तो क्या राज्य को ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व का विनाश हो, नुकसान हो? और राज्य अगर कानून बना देता है कि विद्यार्थी कॉलेज समय से आएगा, स्कूल समय से आएगा, समय से परीक्षा देगा, समय से अपने अध्ययन करेगा, वाचनालय पुस्तकालय जाएगा, अन्य शारीरिक जो उससे क्रियाएं हैं उसमें भाग लेगा, उससे उसका व्यक्तित्व का विकास होगा, नैतिक विकास होगा। ये उसके लिए और समाज और राष्ट्र सभी के लिए अच्छा है। तो राज्य यदि ऐसा कानून बनाता है तो ठीक है। एक स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप है कि राज्य को उचित हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में करना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है कि मान लीजिए सड़क पे चलने के नियम न हो, कोई 100 किलोमीटर के हिसाब से गाड़ी चलाए, 150 चलाए, 200 चलाए, 50 चलाए, कहीं मुड़ जाए, कहीं रुक जाए, तो क्या इससे यातायात करने वाले की स्वतंत्रता बढ़ेगी? तो निश्चित रूप से नहीं बढ़ेगी। उसका जीवन संकट में होगा और लोग संकट में आएंगे। तो क्या इससे स्वतंत्रता बढ़ेगी? नहीं, इससे स्वतंत्रता घटेगी, समाप्त होगी। तीसरा वो कहता है कि राज्य में बहुत सारी कुरीतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे राज्य मजदूरों के लिए काम का घंटा तय कर दे, सवैतनिक अवकाश तय कर दे, उनको बहुत सारी सुविधाएं दे, न्यूनतम मजदूरी दे, उनके लिए बीमा की व्यवस्था करे, रोजगार गारंटी की व्यवस्था करे। जो समाज में कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को दूर करे, चाहे मद्यपान के रूप में हो, जुआ के रूप में हो, बलि प्रथा के रूप में हो, काले गोरे की समस्या हो, महिलाओं पे जाति, उन सब के लिए कानून बनाए, कुरीतियों को हटाए। कल जो फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम कर रहे हैं लोग हैं, उनके लिए वहां का वातावरण अच्छा करे। इस सारे कानून अगर राज्य बना रहा है, इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ेगी, उसका नैतिक विकास होगा। इस नाते स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप है ये कि राज्य व्यक्ति के जीवन में कानून बना करके उचित हस्तक्षेप करे, जिससे उसकी स्वतंत्रता बढ़े। तो स्वतंत्रता का पहले नकारात्मक स्वरूप था और बाद में स्वतंत्रता का सकारात्मक स्वरूप आया। आज पूरी दुनिया में सकारात्मक स्वरूप को अधिक अपनाया जा रहा है, क्योंकि इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास का, नैतिक विकास के मार्ग ज्यादा प्रशस्त हो रहे हैं, बशर्ते यह उचित व्यवस्था हो, जन कल्याण और समाज कल्याण के लिए हो। तो सकारात्मक दृष्टिकोण हुआ ये स्वतंत्रता का। तो भूमिका हो गई, परिभाषा हो गई, दृष्टिकोण हो गया। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के प्रकार की, कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता होती है। तो सबसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है जो सबसे पहले इसकी परिभाषा दी गई कि भैया सब लोग प्रकृति में स्वतंत्र हैं, वो जैसे चाहें अपना विकास करें, उनके ऊपर कोई रोक टोक न हो। इस सिद्धांत को अगर मान लें तो मत्स्य न्याय, माइट इज राइट का सिद्धांत होगा, शक्तिशाली का बोलबाला होगा, शक्तिशाली का हित ही सही होगा। जो कमजोर होंगे, निरीह होंगे, उतने शक्तिशाली नहीं होंगे,
उनको शक्तिशाली लोग दबा लेंगे, उनके अधिकारों को कब्जा कर लेंगे। तो अब प्राकृतिक अधिकार का सिर्फ इतना ही मतलब है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिर्फ इतना ही मतलब है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का इतना ही सिर्फ अर्थ है कि व्यक्ति जन्म से समान है, राज्य के साथ कोई उसके साथ राज्य कोई भेदभाव ना करे और सबको अपने व्यक्तित्व विकास का समान अवसर मिले। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का सिर्फ इतना ही अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति समान है और राज्य उसको व्यक्तित्व विकास का पूरा अवसर दे। दूसरी स्वतंत्रता हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि व्यक्ति अपने सामान्य उठना बैठना चलना पढ़ना लिखना इत्यादि कार्यों में स्वतंत्र हो। जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तब तक वो अपने जीवन के दैनिक जीवन के कार्यों में स्वतंत्र हो। उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, उसे किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। तो तीसरी स्वतंत्रता हुई नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि व्यक्ति जो राज्य के कार्यविधि है उसमें भाग ले सके, उसे पार्टिसिपेट कर सके, पढ़ना लिखना चलना घूमना टहलना मिलना जुलना। और उसमें दो बात हुई कि जो राज्य के द्वारा संचालित कार्यक्रम है उसमें वो पार्टिसिपेट करे, सहयोग करे, भागीदारी करे। न तो राज्य उसके ऊपर कोई रोक लगाए, न समाज उसके ऊपर कोई रोक लगाए। राज्य की गतिविधियों में वो भाग ले सके जब तक वो दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। क्लियर हुआ? अगली स्वतंत्रता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की पार्टिसिपेट करने की पूरी स्वतंत्रता हो। जैसे कोई व्यक्ति मत दे सके, निर्वाचित होने की स्थिति में आ सके, यानी वह किसी पद के लिए प्रत्याशी बन सके, अपनी योग्यता के अनुसार कोई सार्वजनिक पद प्राप्त कर सके, सरकार की नीतियों की या सरकार की आलोचना कर सके, स्वतंत्र विचार विमर्श कर सके। ये सारा कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता में है। ये सारे कुछ उसे अधिकार मिलने चाहिए। तो प्राकृतिक स्वतंत्रता हो गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो गया, नागरिक स्वतंत्रता हो गया, राजनीतिक स्वतंत्रता हो गया, नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से मतलब है कि व्यक्ति के नैतिक अपने आचरण विचार इत्यादि को स्वतंत्र रूप से वो संचालित कर सके, बिना दबाव के, बिना लालच के, बिना भय के। वो अपने आंतरिक चेतना का, नैतिकता का विकास कर सके, इसके लिए वो स्वतंत्र है। उसके साथ कोई समाज या राज्य कोई दबाव न डाले, कोई भय न पैदा करे, कोई लालच न दे। इसे हम नैतिक स्वतंत्रता कहेंगे। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपनी आर्थिक गतिविधियों का चयन करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, पूरा अवसर मिलना चाहिए। वो कोई भी रोजगार अपना सके, व्यवसाय कर सके, उसका चयन कर सके, नियमों के अनुसार अपने धन का संरक्षण कर सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो चोरी का व्यवसाय शुरू कर दे, किसी गला काटने का व्यवसाय शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। कानूनों के अनुसार, नियमों के अनुसार, संविधान के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार उसे अपना व्यवसाय करने की पूरी आजादी हो, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा हो, उसके न्यूनतम रोजगार गारंटी की व्यवस्था हो, राज्य उसके न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करे, उसे हर समय बेरोजगारी बेकारी के भाव से मुक्त रखे, शिक्षण प्रशिक्षण दे, जो कम से कम उसके जीवन के लिए आवश्यक है ऐसी व्यवस्था करे कि वो उसका जीवन यापन हो सके, अपने रोजगार पसंद के चुन सके, इत्यादि की स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता में आती है। यहां मैं थोड़ा रुकूंगा और एक चर्चा करूंगा कि आर्थिक स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है और जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तब तक आर्थिक स्वतंत्रता बेकार है। मैं यहां नेहरू जी का थोड़ा जिक्र करूंगा, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का, जिन्होंने कहा था कि भूखे के मत का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर व्यक्ति भूखा है तो थोड़े थोड़े चंद रुपयों में अपने मत बेच देगा,
वो प्रत्याशी नहीं हो सकेगा, कोई सार्वजनिक पद नहीं प्राप्त कर सकेगा, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकेगा, स्वतंत्र अपना जीवन नहीं चला पाएगा, सोच विचार नहीं कर पाएगा। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हमें अच्छे भोजन करने का, स्वादिष्ट भोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता पर निर्भर है। कम से कम इतना हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो कि उसका भोजन, उसका आवास, उसका रहन सहन चल सके, उसकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। राज्य ऐसी व्यवस्था करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ हो जाएगा। अब राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद थोड़ी मैं चर्चा करूंगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की। राष्ट्रीय स्वतंत्रता से मतलब है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे से स्वतंत्र हों, उन्हें ऐसा अधिकार मिले। कोई राष्ट्र किसी के ऊपर जबरदस्ती अधिकार ना करे, दबाव से अधिकार ना करे, तानाशाही स्थापित ना करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण ना करे। हर राज्य को अपना जीवन संचालित करने का पूरा अवसर मिले, पूरा अवसर मिले। हर राज्य को अपने राज्य को संचालित करने का पूरा अवसर मिले। कोई राज्य किसी के ऊपर अनावश्यक दबाव या प्रतिबंध ना लगाए। तो स्वतंत्रता के प्रकारों में हमने चर्चा किया प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इतना चर्चा हुआ। अब थोड़ी चर्चा हम करेंगे कि स्वतंत्रता और कानून का क्या संबंध है। देखिए, इसमें दो तरह की विचारधाराएं आती हैं। पहला जो विचारक हैं वो मानते हैं कि कानून स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, जिसमें एक बड़ा नाम है विलियम गॉडविन का, जो कहते हैं कि कानून की प्रकृति स्वतंत्रता के लिए घातक है। कानून एक घातक मूलक संस्था है। उनके शब्दों में कानून एक घातक मूलक संस्था है। प्रोफेसर डायसी का मानना है कि जैसे जैसे कानून बढ़ेंगे स्वतंत्रता उतनी ही कम होती जाएगी। कानून बढ़ेगा, स्वतंत्रता कम होती जाएगी। एडम स्मिथ का मानना है कि कानून बढ़ेगा, स्वतंत्रता कम होगी। जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में लिखा कि स्वतंत्रता, अगर कानून, तो इस तरह से तमाम विचारकों का मानना है कि स्वतंत्रता, अगर कानून बढ़ता है तो स्वतंत्रता कम होगी। रिकार्डो ने माना, जे.एस. मिल ने माना, विलियम गॉडविन ने माना, एडम स्मिथ ने माना कि अगर कानून बढ़ता है तो स्वतंत्रता कम होगी। दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी विचारधारा है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर कानून बढ़ेगा तो स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। जिसमें मुख्य रूप से लॉक का नाम आता है, जॉन लॉक का, शासन पर 2 निबंध। लॉक का मानना है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। एक बड़ा नाम है टी.एच. ग्रीन का, मैंने चर्चा किया कि टी.एच. ग्रीन का मानना है कि बिना कानून के अभाव में स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। तो दूसरी तरफ से जो विचारक हैं वो मानते हैं कि कानून बढ़ेगा तो स्वतंत्रता बढ़ेगी, बिना कानून के स्वतंत्रता हो ही नहीं सकती है। इनका मानना है कि कानून व्यक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, व्यक्ति से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। कानून राज्य से व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अगर राज्य व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप करेगा, अनावश्यक प्रतिबंध लगाएगा, तो कानून उसकी रक्षा करेंगे। तीसरा इनका मानना है कि कानून का नकारात्मक ही नहीं सकारात्मक स्वरूप भी है। कानून के माध्यम से राज्य काम के घंटे तय करके, न्यूनतम मजदूरी तय करके, कारखानों इत्यादि की स्थिति अच्छी करके,
बीमा इत्यादि की व्यवस्था करके, सवैतनिक अवकाश करके, बहुत सारी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगा करके, चाहे बलि प्रथा हो, चाहे वो मानव क्रय विक्रय हो, चाहे बहुत सारी कुरीतियां हैं, छुआछूत हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ाता है। तो स्वतंत्रता एक सकारात्मक रूप में भी है। परंतु क्या हर कानून स्वतंत्रता को बढ़ाता है? ऐसा नहीं है। अगर कोई शासन सत्ता तानाशाही है, निरंकुश है, अत्याचारी है, तो उसका कानून निश्चित रूप से स्वतंत्रता के नागरिकों को घटाएगा। जैसे हिटलर का शासन, उसके बनाए कानून, मुसोलिनी का शासन, उनके बनाए कानून, बहुत सारे साम्यवादी देशों में कानून बनाए गए जिससे नागरिकों की बहुत तरह की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हुई, रुकी। तो इससे स्पष्ट है कि हर कानून स्वतंत्रता को बढ़ाता ही नहीं है बल्कि घटाता भी है। और अब हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्रता क्या ऐसी चीजें हैं जो स्वतंत्रता का संरक्षण करती हैं, स्वतंत्रता को बढ़ाती हैं, स्वतंत्रता में वृद्धि करती हैं। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं? तो पहला है आदर्श कानून। आदर्श कानून, यहां पे मॉन्टेस्क्यू का मानना है, द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक मॉन्टेस्क्यू, जो फ्रांसीसी चिंतक है, उनका मानना है कि कानून की प्रकृति, कानून का स्वरूप स्वतंत्रता में वृद्धि करता है। अर्थात अगर कानून आदर्श हैं, अच्छे हैं, जन कल्याण के लिए हैं, समाज हित के लिए हैं, तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता बढ़ेगी। इस नाते स्वतंत्रता की वृद्धि के लिए आवश्यक है कि आदर्श कानूनों की व्यवस्था होनी चाहिए। आदर्श कानूनों की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली। लोकतंत्र शासन की सबसे अच्छी व्यवस्था आज तक के जितने शासन हैं उसमें है, क्योंकि नागरिक अपनी सरकार चुनते हैं, सरकार नागरिक के प्रति जिम्मेदार होती है, सरकार जनता की होती है। इस नाते लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है जहां नागरिकों के हितों की रक्षा होती है।